हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th वार्षिक परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर आने में, अंक लाने में मदद करेंगे। तो ये कम किए गए रिड्यूस सिलेबस पर आधारित ये वाले क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें इसमें डिज़ोल्व हैं। और इसके साथ ही साथ क्वार्टरली व हाफ ईयरली का जो अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ था, उसके उसके बेस पर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है, टॉप 50 क्वेश्चन। तो इनको आप यदि पढ़ लेते हैं तो बोर्ड बोर्ड एग्ज़ाम में मेरी गारंटी कि आपकी 90% से ऊपर अंक बायोलॉजी में आएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कम किए गए जो रिड्यूस सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं यहाँ पर। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए। और ये रिड्यूस सिलेबस पर भी आधारित है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा कि जनन प्रजातियों की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं, अर्थात जीवों की मृत्यु के बावजूद यह प्रजाति को जीवित रखता है। दूसरा, जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं जीवों को बदलने, पर्यावरण के प्रति अनुकूलनशील प्रदान करती है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा में आता है कि युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं। प्राणियों तथा जंतुओं में नर तथा मादा युग्मकों की गठन की प्रक्रिया जो है वह युग्मक जनन कहलाती है। युग्मों यानी कि जीवों में बीजाणुधानियों में बीजाणु निर्माण सु अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है, यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पर रखा गया है बहुखंडन की परिभाषा लिखिए। तो हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है तथा जनन करते हैं। उदाहरण के रूप में मलेरिया है हो गया, जो कि परजीवी है, और लेशमीनिया आदि है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, जो कि है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए। ठीक, तो इसके हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वह अलैंगिक जनन जिसमें नया पौधा किसी पौधे के वृद्धि भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से उत्पन्न होता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उदाहरण, आलू की कंद की कलिकाओं द्वारा अदरक के प्रकंद की कलिकाओं से नए पौधे का जन्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा गया है अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसको आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको उठाकर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछा गया है लगभग। तो हम देख लेते हैं कि अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म में अंतर क्या होता है। तो पहला इसमें देखते हैं, प्रजनन में केवल एक जनक भाग लेता है और इसमें प्रजनन में दो जनक भाग लेते हैं। दूसरा, युग्मकों का निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता है इसमें, और इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन यौगिक लैंगिक जनन से आवश्यक होता है। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि उदाहरण शैवाल, कवक, अधिकांश पादप आदि। इसमें उदाहरण के रूप में उच्च श्रेणी के पादप व जंतु। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन में रखा गया है पुष्प के आवश्यक अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पुष्प के आवश्यक अंग दिए गए हैं, पहला पुमांग और दूसरा जयांग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, जो कि ये त्रिसंलयन क्या होता है। ये हर चैप्टर की चार क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि रिड्यूस सिलेबस पर आधारित हैं। तो इनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे परफेक्टली है कि आपके वार्षिक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 50 में से। तो त्रिसंलयन क्या होता है। त्रिसंलयन आवृतबीजी द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट परिघटना द्विनिषेचन का एक चरण है। इस घटना में तीन अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, अतः यह त्रिगुणित त्रिसंलयन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बहुभ्रूणिता क्या है। तो बहुभ्रूणिता दिया गया है यहाँ पर कि बीज में एक से अधिक भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया ही बहुभ्रूणता कहलाती है। अब नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन में एक बीजांड का वो दिया डायग्राम दिया गया है। ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, जो कि अभी आपके अर्धवार्षिक में तो नहीं बट त्रैमासिक परीक्षा में आपकी ये पूछा गया था। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, अपरा क्या है। अपरा के कार्य लिखना है। तो गर्भ में स्थित भ्रूण तथा मातृ कोशिकाओं के बीच अंतरंग स्थायी भौतिक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध जो
भ्रूण की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपरा कहलाता है। इसके के जो कार्य होते हैं वो दो कार्य हैं। अपरा भ्रूण के पोषण में सहायता करता है और इसके साथ ही साथ माँ के रक्त में उपस्थित पोषण पदार्थ अपरा द्वारा ही भ्रूण के रक्त में पहुँचते हैं। दूसरा, अपरा भ्रूण के श्वसन व उत्सर्जन में मदद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपरा के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो अपरा जनन के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां, जिसमें शुक्र जनन व अंड जनन में अंतर स्पष्ट करनी है। जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है, यदि प्रक्रिया मतलब यह प्रक्रिया वृषण के शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। अंडाणु जनन में क्या होता है, यह प्रक्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। दूसरा, यह नर पुरुष में यौवनावस्था आने पर शुरू होती है और यह प्रक्रिया मादा शिशु के भ्रूणी अवस्था में ही शुरू हो जाती है। तीसरा, ध्रुवीय काय इसमें नहीं बनते हैं, जबकि इसमें 2 अथवा 3 ध्रुवीय काय अवश्य बनते हैं। इसके बाद हम 12वां क्वेश्चन पर रखा गया है, शुक्राणु का स्ट्रक्चर। यदि आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तो आपसे ये जो डायग्राम है ये ईजिली बनने लगेगी। और यहाँ पर इसको समझना भी होगा कि ये सबसे शीर्ष में दिया गया है वो एक्रोसोम यानी कि अग्रपिंडक होता है, जिसमें शुक्राणु को भेदने की बहुत क्षमता पाई जाती है। ग्रीवा, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी का कार्य आप आगने वाली क्लासों में आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन में दिया गया है, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन शामिल हैं? तो सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भस्थ शिशु योनि के बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। इससे मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है, जो उत्क्षेपण प्रतिवर्त को दीपित करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन हैं जो प्रसव की क्रिया को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला पहला पर रखा गया है एक्रोसोम, दूसरा में कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम सबसे पहले एक्रोसोम की बात करते हैं। तो शुक्राणु शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम में हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम होता है, जिसको आप पढ़ चुके हैं, जो अंडाणु की आवरण परतों को भेद सकने में का कार्य करती है। इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पीयूष ग्रंथि एलएच जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटराइजिंग हार्मोन से उद्दीपित होता है तथा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। यह हार्मोन गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखता है। इसके बाद हम एमटीपी देख लेते हैं। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये आपके अर्धवार्षिक क्वेश्चन में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मिला दिया हूँ। ठीक, तो अर्थात प्रेरित गर्भपात कहलाता है यह। यदि गर्भावस्था शिशु में कोई गंभीर बीमारी का पता चलता है तो गर्भपात कराया जा सकता है। इसके बाद हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। गर्भावस्था के समय भ्रूण एक अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हम एमनियोन कहते हैं। इस झिल्ली तथा भ्रूण के बीच में एमनियोटिक द्रव होता है, जिससे भ्रूणी कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को लेकर उनका गुणसूत्रीय अध्ययन किया जाता है। इस गुणसूत्रीय जांच को ही हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसके बाद हम निम्न का पूरा नाम लिखिए। इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो मेरे से तो ये पूरा रटा हुआ है, इसलिए आप यदि इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपसे ये याद हो जाएगी। जैसे एसटीडीज क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, यानी कि यौन संचारित रोग होती है। इसलिए आप इनको कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा, इनको रटने का प्रयास मत करना। आप इनको कॉन्सेप्ट वाइज याद करना तो आपसे बनने लगेगी। जैसे GIFT पहला में दिया गया है, यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। दूसरा में ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तीसरा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चौथा STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। पांचवा IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। छठवा RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। VD, वायरल डिसीज़। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, इसको आप कई बार देख चुके होंगे, टीवी वगैरह में ऐड आता रहता है इसके, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वही है। अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि वासेक्टोमी व ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। ये आपकी कुछ प्रश्न बैंक से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन प्रश्न बैंक से उठाया हुआ है, जो कि है वासेक्टोमी व ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। तो यह शल्यक्रिया विधि है जो पुरुषों में स्थायी बंधीकरण की तकनीक है,
जिसके तहत अंडकोश से वीर्य ले जाने वाली शुक्रवाह को काटकर बांध दिया जाता है। वासेक्टोमी यह कहलाता है। इसके बाद हम ट्यूबेक्टोमी की तरफ बढ़ते हैं। तो यह शल्यक्रिया विधि द्वारा महिलाओं में स्थायी बंधीकरण तकनीक है, जिसके तहत उदर में छोटा सा चीरा मारकर तथा योनि द्वारा फैलोपियन नली का छोटा सा भाग निकालकर हम बांध देते हैं। बस यही कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक, तो ये पूरी तरह से बंधीकरण की तकनीक है। अब हम 19वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि मेंडल के प्रभावितक नियम। तो ये तो भाई वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बोलने वाली बात है ही नहीं। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपसे। जब दो विपरीत जनकों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी का लक्षण तो प्रदर्शित करता है, किंतु द्वितीय पीढ़ी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। मैं शॉर्ट वे में लिखा हूँ, इसको आप लॉन्ग वे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपके समझने के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर मिलाया हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो 20वां में दिया गया है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के क्या कारण थे, कि क्या कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। तो इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्विलिंगी फूलों का पाया जाना, इससे इच्छानुसार स्वपरागण व परपरागण किया जाना। दूसरा, स्वपरागण की उच्च प्रवृत्ति का होना, जिससे शुद्ध वंशक्रम प्राप्त हो सके। ठीक, इसके बाद हम तीसरा पॉइंट आता है आसान संकरण का होना। आसान संकरण क्यों? क्योंकि मटर का पौधा जो होता है वो द्विलिंगी होता है, अर्थात उसमें नर व मादा दोनों होते हैं, इसलिए वो आसान तरीके से उनका संकरण हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इसमें रखा गया है एक संकर क्रॉस व द्विसंकर क्रॉस क्या होते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, तो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक संकर क्रॉस क्या होता है, इसे से आप लिख सकते हैं। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, इससे भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा बनता है एक संकर क्रॉस व द्विसंकर क्रॉस में अंतर। तो हम सबसे पहले एक संकर क्रॉस की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहला, जब संकर क्रॉस के दौरान केवल एक विपरीतार्थ लक्षणों की जोड़ी पर विचार किया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस, जब संकर क्रॉस के दौरान विपरीतार्थ लक्षण की 2 जोड़ियों पर विचार किया जाता है तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, इनमें F2 पीढ़ी में फिनोटाइप की संख्या 2 होती है। इसमें F2 पीढ़ी में फिनोटाइप की संख्या 4 होती है, यानी इससे 2 गुना हो जाता है। ठीक, तीसरा, इनमें F1 पीढ़ी वाले पौधे 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। इनमें F1 पीढ़ी वाले पौधे 4 प्रकार के युग्मक बनाते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो अब हम 22वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 22वां क्वेश्चन में रखा गया है डाउन सिंड्रोम क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन हम 50 तक की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे चैप्टरों की संख्या भी आगे बढ़ती जाएगी। तो 22वां क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम मनुष्य में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक रोग है। यह रोग 21वें अलिंग सूत्र यानी ऑटोसोमल डिसीज है कि त्रिसूत्रता के कारण होता है। इसका अर्थ है कि इस रोग में 21वें क्रोमोसोम की 2 की जगह पर 3 प्रतियां होती है। अब हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 23वां क्वेश्चन में रखा गया है समयुग्मनजी व विषमयुग्मजी में अंतर लिखिए। ठीक, तो हम 23वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि समयुग्मजी किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, विषमयुग्मजी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं। दूसरा, इनके दोनों अलील समान होते हैं, इनके दोनों अलील असमान होते हैं। और इनके एग्जाम्पल दे भी हम देख लेते हैं समयुग्मनजी के, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक, अब हम विषमयुग्मनजी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब आदि। तीसरा क्वेश्चन, इनसे केवल एक प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है और इसमें एक जीन की वंशागति में इनमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम, न्यूक्लिक अम्ल के कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक आरएनए, दूसरा डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमपी क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि अनुवंशिक कूट की परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है अनुवंशिक कूट क्या कहलाते हैं कि डीएनए के 4 अनुक्रम मौलिक रूप से हमारे सारे गुणों को कोड के रूप में संरक्षित रखते हैं। इन्हीं 4 अनुक्रम का पूरक एमआरएनए रज्जुक अनुलेखन के फलस्वरूप
तैयार होकर इस सूचना को अमीनो अम्ल अनुक्रम के रूप में डिकोडेट करता है। यदि आप इनको पहली बार, इन शब्दों को आप यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और यदि आप इन शब्दों से पहले पहले भी परिचित हो चुके हैं तो इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपसे कंठस्थ याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके बाद हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन में आया है हमारा, डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके लिए फुल साइज़ वीडियो में प्रोवाइड किए दे रहा हूँ, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी क्रियाविधि की ओर बढ़ते हैं। तो क्रियाविधि यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप पढ़ लेना। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। निम्न का पूरा नाम लिखिए। पहला, एड्स, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। दूसरा, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तीसरा, NaCO, जिसे हम नेको कहते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप पढ़ लेना, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बिल्ड होते जाएंगे, आपसे ये वाले क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। ठीक, तो हम 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 28वें क्वेश्चन में दिया गया है, अल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाना है। तो फिर हम पहला क्वेश्चन में आता है कि तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है। अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होना। दूसरा, ड्रग की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात। ठीक, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है, इसलिए मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट दिए दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा में है दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि अभी देखो, यदि आपने ड्रग्स का सेवन किया है तो आपकी अभी तो नहीं, लेकिन वह दूर जाकर, यानी कि समय के पश्चात, समय उसकी आने पर 2-3 साल बाद उसकी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपकी हार्ट अटैक की समस्या और वगैरह वगैरह ऐसी समस्याएं जो कि आपको बन सकती है। इसलिए आप ड्रग्स का सेवन मत करना, व एल्कोहल का भी। तीसरा में आता है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। यदि आप ड्रग्स और एल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही। तीसरा, चौथा, दीर्घकालिक प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव। ठीक, तो इसको आप पढ़ लेना, इजी क्वेश्चन है ये, अपने मन से भी लिख सकते हैं आप। 29वां क्वेश्चन, यूक्रोमेटिन क्या होता है। ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। ये आपके त्रैमासिक व अर्धवार्षिक दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आप उठाएंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही, इसलिए आप इसको पढ़ लेना कि यह अभिरंजक पर हल्का रंग देता है, इसकी पैकिंग विरल होती है, यह अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होती है। ये मैं इजी वे में आपको समझाने की प्रयास किया हूँ। ठीक, तो हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कैंसर के लक्षण बताइए। तो यहाँ पर कैंसर के लक्षण दिए गए हैं, इनको आप पढ़िएगा तो आपसे याद हो जाएगा। और चूंकि 2 महीने बाद तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस डेली कीजिएगा तो आपसे बनने लगेंगे। और अन्य सब्जेक्ट के जो भी होगा मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। अन्य सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीव विज्ञान को तो ये वीडियो चल रहा है अभी, हिंदी और इंग्लिश का, इनका मैं अगले वाले वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन इनके लिए भी लाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और आ भी करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है। प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है तथा ये अन्य सूक्ष्मजीवी रोगाणुओं की वृद्धि को मंद तथा उन्हें मार देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं 32वां क्वेश्चन, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलियम की खोज की थी। ठीक, पेनिसिलिन की खोज की थी, सॉरी। अब हम 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्मजीवों के महत्व को समझाना है। तो यहाँ पर औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्मजीवों का क्या क्या सहयोग होता है, ये आपका वर्णन किया गया है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन बनने लगेगी। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला है, जैसे हम समझ सकते हैं कि डेयरी उत्पादन में इनका उपयोग होता है सूक्ष्मजीवों का, और किण्वन पेय निर्माण में होता है। तीसरा, दवा और एंटीबायोटिक निर्माण में भी होता है। चौथा, कार्बनिक अम्लों के निर्माण में भी होता है इनका उपयोग। अब हम 34वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोरिएक्टर क्या होता है। बायोरिएक्टर क्या होता है।
तो यदि आप इनको एक बार पढ़िएगा तो आपसे बनने लगेंगी, क्योंकि मैं वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 34वां क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 35वां क्वेश्चन में रखा गया है जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है यहाँ पर साइड बार में, यदि आप देख रहे हैं तो। अब हम 36वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पीसीआर क्या होता है, यानी पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यदि आप ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे वार्षिक परीक्षा में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं आपके लिए जगह बना दी है। ठीक, इसके बाद हम 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन में रखा गया है जीएमओ क्या कहलाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। ठीक, तो हम 38वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्राइजीन क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है क्राइजीन क्या होता है, क्राई आई ए सी, क्राई आई सेकेंड डबल आई ए बी क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या फटाफट। 39वां क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 38वां 39 की जगह 38 हो गया है। ठीक, तो आप इसको सुधार लेना। माइक्रो माइक्रोराइजा क्या कहलाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, साइभोजिता कॉमन सिलेजम कॉमन सिलेजम। ठीक, तो यहाँ पर साइभोजिता दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 41वां क्वेश्चन में दिया गया है परजीवी को 2 वर्गों में बांटे गए हैं, पहला बाह्य परजीवी, दूसरा अंतः परजीवी। इनको आप पढ़िएगा तो ये आपसे कंठस्थ याद हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक बताइए, पहला भौतिक घटक, दूसरा रासायनिक घटक, तीसरा जैविक घटक। इनके आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 43वां क्वेश्चन में रखा गया है खाद्य श्रृंखला क्या होती है, यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसा ना हो कि आप बोर्ड एग्जाम के बाद देखें ये वाला वीडियो और आपको पछताना पड़े। तो मैं ये नहीं चाहता, बल्कि आप पहले ही देख लीजिए इस वीडियो को। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होती है, इसको आप कई बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपसे बनने लगेगी। तो यहाँ पर दिया गया, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 45वां अनुक्रमण शब्द को परिभाषित करना है, इसको आप पढ़िएगा। 5 नंबर के ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपसे बनने लगेंगे। अनुक्रमण क्या होता है, ये आपके पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन नॉलेज के लिए भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। 46वां क्वेश्चन, एलाइसा क्या होता है। एलाइसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे होता है। ठीक, ऐसे यानी निबंध होता है। तो बस वही दिया गया है, इसकी पूरी व्याख्या कीजिए। अब 47वां क्वेश्चन देखते हैं कि आर्तव चक्र क्या होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, यदि आप इनको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम 48वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 48वें क्वेश्चन में दिया गया है अंड जनन क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंड जनन क्या होता है, इन दोनों शुक्र जनन या फिर अंड जनन में से आपके दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। तो इसको आप एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आप 12वीं स्टैंडर्ड में आ गए हैं, यानी सबसे हाई लेवल की क्लास में आ गए हैं, तो आपसे ये बनना तो ज़रूर चाहिए। हम 50वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 50वें क्वेश्चन में दिया गया है लघु बीजाणु जनन क्या होती है और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जो है ब्लूप्रिंट दिया गया है कि आप किस चैप्टर से कितने नंबर के आने हैं, तो यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले वीडियो के लिए और आने वाले सब्जेक्टों के लिए, जैसे 4 सब्जेक्ट हमारे बचे हैं बायोलॉजी के अलावा, तो उनको भी मैं आने वाली वीडियो में उन टॉपिक को भी कवर करूँगा। तो और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।